Hello students. Today's topic is applications of UV visible spectroscopy. आज हम पराबैंगनी एवं दृश्य स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अनुप्रयोग है डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का पता करना। This technique is used to detect the presence or absence of functional group in the compound. सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तो उसका ज्ञान हम उस यौगिक के कैरेक्टरिस्टिक अवशोषण बैंड यानी हम उसको कह सकते हैं लैम्बडा मैक्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं। अगर लैम्बडा मैक्स का मान 280 नैनोमीटर के आसपास प्राप्त होता है तो वो इस बात का संकेत देता है कि उस कार्बनिक यौगिक में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक लैम्बडा मैक्स के आधार पर हम क्रियात्मक समूह का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी है कि एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। हमने कोई स्पेक्ट्रा किसी कंपाउंड का लिया और उस स्पेक्ट्रा के अंतर्गत हमें कोई भी लैम्बडा मैक्स प्राप्त नहीं होती है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, तो हम अनुपस्थिति का पता भी लगा सकते हैं किसी भी क्रियात्मक समूह की। तो देखिए, इफ द स्पेक्ट्रम इज ट्रांसपेरेंट अबाउट 200 नैनोमीटर यानी 200 नैनोमीटर के ऊपर आपको कोई भी अब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त नहीं होता है, इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि उस कार्बनिक यौगिक में कॉन्जुगेशन अनुपस्थित है, पहली बात। सेकंड, कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो 200 नैनोमीटर से ऊपर आपको लैम्बडा मैक्स मिलेगा। इसी प्रकार से बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड अनुपस्थित होगा और ब्रोमो और आयोडो एटम्स भी अनुपस्थित होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि द एब्सेंस ऑफ ए बैंड एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ may be regarded as an evidence for the absence of a particular group in the compound. अनुपस्थिति का पता अगर हमें किसी भी कार्बनिक यौगिक में कोई भी अवशोषण बैंड 200 नैनोमीटर से ऊपर प्राप्त नहीं होता है तो हम अनुपस्थिति के आधार पर भी हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप नहीं हैं। तो ये फर्स्ट अनुप्रयोग हुआ। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। किसी भी कार्बनिक यौगिक में संयुग्मन की सीमा का निर्धारण करना या संयुग्मन की सीमा ज्ञात करना। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम पॉलीइन्स में संयुग्मन की सीमा का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ, ये एक पॉलीइन है और पॉलीइन में अगर n का मान बढ़ाया जाता है तो लैम्बडा मैक्स का मान भी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कितना संयुग्मन होगा उसका निर्धारण हम इसकी वेवलेंथ के आधार पर हम कर सकते हैं। तो एडिशन इन अनसैचुरेशन विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स शिफ्ट द अब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ। थर्ड एप्लीकेशन देखिए, डिस्टिंक्शन इन कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में संयुग्मन है या नहीं, संयुग्मन है या असंयुग्मित कंपाउंड है, इसका निर्धारण भी हम इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दो कंपाउंड दिए हुए हैं कि दो आइसोमर कह दीजिए इन दोनों को, एक में संयुग्मन है और दूसरे में संयुग्मन नहीं है। तो द कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और फर्स्ट वाले का जो ट्रांजिशन होगा, चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये संयुग्मन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए आप, ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है और फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। सेम इसका दूसरा आइसोमर है जिसमें सिंपल ये डबल बॉन्ड है। तो चूंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है
तो कॉन्जुगेशन होने की वजह से जो लेमड़ा मैक्स होगा वो इस कंपाउंड का वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. द कार्बोनाइल ग्रुप in the compound 1 will appear at longer wavelength compared to that of the second compound. तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संयुग्मन की सीमा के साथ साथ यहाँ हम कॉन्जुगेशन में के आधार पर हम ये विभेद कर सकते हैं कि कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है या नहीं. तो फर्स्ट कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होगा, किसके आधार पर हमने निर्धारित किया, क्योंकि इसका लेमड़ा मैक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि सेकेंड वाले का जो कंपाउंड का लेमड़ा मैक्स कम होगा. तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि द एल्काइल सब्स्टिट्यूशन इन एल्कीन कोज द बेथोक्रोमिक शिफ्ट. तो दिस द टेक्निक इज़ नॉट मच यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल एल्कीन. हम किस इंडिविजुअल एल्कीन को हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है किसी एल्कीन के अंतर्गत तो वो बेथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करेगा. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी मात्रात्मक विश्लेषण. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि किसी भी यौगिक के विलेन की कंसंट्रेशन का मात्रात्मक निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं. लेकिन इस विधि में एक अनिवार्य कंडीशन क्या है कि बियर लिम्बर्ट लॉ का जो पालन है वो उस सांद्रता परास में होना चाहिए. यानी हमने बताया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन मस्ट बी यूज्ड फॉर बियर लिम्बर्ट लॉ, ये हमने पहले भी पढ़ा था. इसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस हम बनाते हैं और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या हम अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा हम निर्धारित करते हैं और इस प्रकार से हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है. तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम बियर लिम्बर्ट लॉ का हम इसी आधार पर हम करते हैं कि विभिन्न सांद्रता के विलयन बना करके उसकी अब्जॉर्बेंस का निर्धारण करना. तो इस प्रकार से ए और सी के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है. अब अगर आपको किसी भी अज्ञात सांद्रता ज्ञात करनी है, किसी भी विलयन जो कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है उसकी हमें अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करनी है तो हम इस ग्राफ के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं. यहाँ पर हम हम एक प्लॉट खींच करके अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का अब्जॉर्बेंस तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे. सपोज आपकी इस पॉइंट पर कोई भी अज्ञात सांद्रता आपको यहाँ पर ये कोई भी अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, तो हमने क्या किया उसकी अब्जॉर्बेंस फाइंड आउट की. तो ये अब्जॉर्बेंस सपोज यहाँ आती है, तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस आधार पर हम इस पॉइंट के आधार पर हम अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं. इस तरीके से ये देखिए ये लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इस प्रकार से ये पॉइंट हो जाएगा इसकी अब्जॉर्बेंस और ये ड्रॉ किया और ये पॉइंट आ जाएगा इसका अज्ञात विलयन की सांद्रता जो आप प्रैक्टिकल के दौरान करते हैं. तो इस प्रकार से हम किसी भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा अज्ञात सांद्रता वाले विलयन का अब्जॉर्बेंस ज्ञात कर लेते हैं और उसके संगत उसकी करस्पॉन्ड हम सांद्रता सी आलेख से आसानी से ज्ञात कर लेते हैं. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन ई. ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट टेक्निक है. हम विटामिन ए के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं और विटामिन ई के स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, तो इस टेक्निक के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द एल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन A1 एंड A2 आर पॉसिबल बाय दिस टेक्निक. विटामिन A1 absorbs at lambda max 325 nanometer, but vitamin A2 absorbs at 351
नैनोमीटर। तो द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अपीयर्स एट लॉन्गर वेवलेंथ फॉर विटामिन A2 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडिशनल इथाइलिनिक बॉन्ड। अब देखिए दोनों में हम देख रहे हैं इसका लेमड़ा मैक्स हो रहा है 325 नैनोमीटर पर, जबकि इसका लेमड़ा मैक्स होगा 351 नैनोमीटर पर। तो ये लेमड़ा मैक्स के मान में वृद्धि, तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा, हम आपको पता है कि एनर्जी उतनी ही कम होगी और लेमड़ा मैक्स का मान ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, तो 5 ही यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो वो एडिशनल थाइलिनिक डबल बॉन्ड के कारण द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा अपीयर्स एट लॉन्गर वेवलेंथ फॉर विटामिन A2। ओके, तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन A1 और A2 में हम अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रिफरेंस ओवर टू टोटोमेरिक फॉर्म। चलावयवी साम्यावस्था का अध्ययन भी हम क्या कह सकते हैं इसको, कि जो देखिए यहाँ पर जो 2 हाइड्रोक्सीपिरिडीन है, वो 2 हाइड्रोक्सीपिरिडीन अपने टोटोमेरिक फॉर्म, जिसको हम बोल सकते हैं पिरिडोन 2 के साथ साम्यावस्था में रहता है। ये देखिए ये OH ग्रुप यहाँ पे तो 2 हाइड्रोक्सीपिरिडीन बोला, और ये पिरिडोन 2 है जिसको हमने यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा है। तो ये यहाँ पर देखिए ये इनोल फॉर्म है, जबकि ये वाला है कीटो फॉर्म है। तो जब इनोल फॉर्म का कीटो फॉर्म में परिवर्तन होता है तो ये कौन सी समावयवता कहलाती है, चलावयवता, या हम इसको बोल सकते हैं टोटामेरिक फॉर्म। अब बात यह है कि इन दोनों चलावयवी रूपों में से कौन सी जो फॉर्म होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी, या हम ये कह सकते हैं कि ये किस तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम बात करें इनके स्पेक्ट्रम की, तो जो पिरिडोन 2 है वो एक प्रकार से अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है। यहाँ पर देखिए ये इसका अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होने की वजह से ये जो साम्यावस्था है वो दाहिनी तरफ स्थापित हो जाएगी, और इस प्रकार से जो पिरिडोन 2 होगा वो अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कि प्रेफरेंस ओवर 2 टोटोमेरिक फॉर्म, कि 2 टोटोमेरिक फॉर्म है तो कौन सी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगी, वो पिरिडोन 2 प्राप्त होगी। और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, कि अगर हम अलग अलग सॉल्वेंट में किसी कंपाउंड को लें तो हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि जो क्लोरल हाइड्रेट है, निर्जल क्लोरल हाइड्रेट हम कह सकते हैं। तो हेक्सेन में क्लोरल हाइड्रेट 290 नैनोमीटर पर अब्जॉर्प्शन बैंड देता है, और इसका मतलब क्या है, 290 पर देने का तात्पर्य यह है कि इसके उसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन जल में यह बैंड विलुप्त हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम क्लोरल हाइड्रेट की स्ट्रक्चर देखें तो पानी जल के अंदर जो क्लोरल हाइड्रेट की स्ट्रक्चर होगी वो ये वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर जल में किसी प्रकार का कोई बैंड अपीयर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप उपस्थित नहीं है, जबकि हेक्सेन सॉल्यूशन के में यह 290 नैनोमीटर पर अब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करता है। मीन्स हेक्सेन में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CHO ये दिख रहा है आपको। इस प्रकार से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड अलग अलग सॉल्यूशन में किस रूप में मौजूद है। तो हेक्सेन में यह इस फॉर्म वाटर में ये इस फॉर्म में मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अवशोषण बैंड नहीं दिखाई देता, जबकि हेक्सेन में क्लोरल हाइड्रेट शोज एन अब्जॉर्प्शन बैंड एट 290 नैनोमीटर। तो इस प्रकार CO ग्रुप की उपस्थिति को हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है
डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। यहाँ पर हमने दो एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाए हैं कि सिस स्टील बीन और ट्रांस स्टील बीन। तो सिस एल्कीन अब्जॉर्ब्स एट डिफरेंट वेवलेंथ एज कंपेयर टू देयर करस्पॉन्डिंग ट्रांस आइसोमर। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सिस स्टील बीन का लैम्ब्डा मैक्स है 283 नैनोमीटर, जबकि ट्रांस एल्कीन का जो लैम्ब्डा मैक्स है वो 290 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं लैम्ब्डा मैक्स के मान में कमी होना। तो ये हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट क्यों दिखाई देता है, तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे कि देखिए यहाँ पर सिस एल्कीन में दो फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, लेकिन फिनाइल ग्रुप के जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये देखिए यहाँ पर ये पहला फिनाइल ग्रुप है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दो फिनाइल ग्रुप है। लेकिन ये फिनाइल ग्रुप के जो दो हाइड्रोजन परमाणु हैं, इन हाइड्रोजन परमाणु में स्टेरिक रिपल्शन होगा। ये देखिए यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास पास आ जाने की वजह से इनमें स्टेरिक रिपल्शन होगा, और इनके स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से दोनों फिनाइल जो ग्रुप हैं ये जुड़े हुए इनसे, वो एक ही तल में नहीं रह पाएंगे। और जब वे समूह एक तल में नहीं रह पाएंगे तो प्रभावी विस्थानीकरण नहीं हो पाएगा और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पर हिप्सोक्रोमिक प्रभाव पड़ेगा। जबकि यहाँ आप देखिए कि दोनों फिनाइल ग्रुप ट्रांस स्टील बीन में जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से हैं, ये पास पास नहीं होने की वजह से फिनाइल ग्रुप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये कॉन्जुगेशन देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन बना रहेगा। और ये कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये एनर्जी लेवल पास पास आ जाएंगे और लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। जबकि यहाँ पर ये स्टेरिक रिपल्शन की वजह से फिनाइल ग्रुप जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगी और एब्जॉर्प्शन होगा लॉन्गर वेवलेंथ पर। तो ये बहुत ही अच्छा इसका एक अनुप्रयोग है कि डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक सिस है और दूसरा ट्रांस है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सिस आइसोमर है उसका लैम्ब्डा मैक्स होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ हो जाएगा, यानी ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित करेगा। उसका कारण क्या है कि सिस फॉर्म डिस्टॉर्ट ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन। ये इस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये डिस्टॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि इक्वेटोरियल और एक्सियल कॉन्फॉर्मेशंस में हम किस तरीके से विभेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की बात कर रहे हैं कि एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है इन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, तो वो चूँकि इसमें N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो इट डिस्प्लेसेस द R band means N2 pi star transition to the longer wavelength as compared to the equatorial isomer। तो एक्सियल में अगर प्रेजेंट है तो N2 pi star ट्रांजिशन होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, किसकी तुलना में, इक्वेटोरियल आइसोमर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमने सॉल्वेंट इफेक्ट के अंतर्गत पिछली कल की ही क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पोलर सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है, लाइक वाटर है, इथेनॉल है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से कार्बोनाइल ग्रुप के जो N इलेक्ट्रॉन हैं वो उसके साथ स्टेबलाइज हो जाते हैं और इसकी वजह से N2 जो पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वो शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ। तो ये हमने कल ही पढ़ा था। तो इस प्रकार से हम by measuring the lambda max of the carbonyl compound in non polar and polar solvent, तो दोनों प्रकार के सॉल्वेंट में हम जब लैम्ब्डा मैक्स को मेज़र करते हैं और उसके आधार पर हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर कि अगर हम एसीटोन का सॉल्यूशन अगर हम हेक्सेन में बनाते हैं तो जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो हमें बैंड प्राप्त होता है वो 279, ये गलती से 9 लिख गया है यहाँ पे, ये 279 नैनोमीटर है। तो 279 नहीं है यहाँ पर, ये आप करेक्शन कर लेना प्लीज़ बच्चों।
तो 279 नैनोमीटर पर ये अब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देता है, जबकि अगर हम एसीटोन का वाटर में सॉल्यूशन बनाएं तो चूँकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, तो जो N to pi स्टार ट्रांजिशन की वजह से जो हमें बैंड प्राप्त होता है वो 264.5 नैनोमीटर पर अपीयर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिप्सोक्रोमिक इफेक्ट प्रदर्शित होगा और उसी आधार पर हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर हिंडर्ड रोटेशन का, कि किस प्रकार से हम यहाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। पहला स्ट्रक्चर है 2,3 डाई टर्शी ब्यूटाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसका लैम्ब्डा मैक्स है 180 नैनोमीटर, जबकि यहाँ पर सेम कंपाउंड है लेकिन यहाँ पर ये दो 2,3 डाई में जो बल्कि टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है वो यहाँ पर नहीं है, और उसकी वजह से जो लैम्ब्डा मैक्स होगा वो 180 नैनोमीटर से बढ़ करके 225 नैनोमीटर हो जाएगा। तो any deviation from the coplanarity of double bond will result in the reduction of the pi orbital and thus lambda max shifts to lower value। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दो देख रहे हैं आप क्लियर कट दो बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये देखिए यहाँ पर ये और दूसरा ये वाला, तो ये ग्रुप ये है और फर्स्ट और सेकंड ये वाले, तो टू बल्कियर ग्रुप हैं टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप, उनकी वजह से यहाँ पर इसकी प्लेनरिटी नहीं रह पाती है, ये डेविएट हो जाता है फ्रॉम द कोप्लेनरिटी ऑफ द डबल बॉन्ड, और उसकी वजह से जो लैम्ब्डा मैक्स होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका लैम्ब्डा मैक्स ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बल्की ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर ये बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इसकी प्लेनरिटी नहीं बनी रहती, और उसकी वजह से इसका जो लैम्ब्डा मैक्स होगा वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसके ये डिस्टॉर्शन की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जब एनर्जी बढ़ जाएगी तो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये भी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड। किसी भी अज्ञात यौगिक का हम कैसे पता कर सकते हैं, तो द UV absorption spectroscopy can characterize those type of the compound which absorbs UV radiation. Identification is done by comparing the absorption spectrum with the spectra of the known compound। कि अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम की तुलना ज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम से करने पर यदि ज्ञात और अज्ञात यौगिक के स्पेक्ट्रम के अवशोषण बैंड लगभग समान तरंग दैर्घ्य पर मिलते हैं तो दोनों की संरचना भी एक सी होगी, और इसी टेक्निक को हम कहते हैं फिंगर प्रिंटिंग, जिसमें हम ज्ञात और अज्ञात स्पेक्ट्रम की हम तुलना करते हैं और दोनों अगर सेम प्राप्त हो सकते हैं। इफ द टू स्पेक्ट्रा कोइंसाइड the two compounds must be identical, and if the two spectra do not coincide then the expected structure is different from the known compound। तो ये इसकी important application है। नेक्स्ट है देखिए एग्जामिनेशन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। बेंजीन और जितने भी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा इन द अल्ट्रावायलेट और विजिबल। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं कि इन यौगिकों की हम पहचान ज्ञात यौगिकों के स्पेक्ट्रम की तुलना करके हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चूँकि बेंजीन और जितने भी पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हैं वो पराबैंगनी और विजिबल क्षेत्र में अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम देते हैं, तो उसी के आधार पर हम उनका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का पता कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द रिंग शिफ्ट द अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू द लोअर वेवलेंथ। तो अगर जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे तो लैम्ब्डा मैक्स का मान इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सॉरी ये नंबरिंग तो गड़बड़ हो गई, 14 नंबर की है, मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। तो सबसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी मेजर्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली बाय प्रिपेयरिंग द सुटेबल डेरिवेटिव ऑफ दिस कंपाउंड।
मतलब हम किसी भी कंपाउंड का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो हम उसका एक डेरिवेटिव प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीन हमें डिटरमाइन करना है, तो हाँ सबसे पहले हम इस अमीन को कन्वर्ट करेंगे इनटू द अमीन पिक्रेट, इसके हम पिक्रेट बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम पिक्रेट बनाने के बाद देन नॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमीन पिक्रेट इज डिजोल्व इन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम एक लीटर सॉल्यूशन में हम अमीन पिक्रेट को डिजोल्व करते हैं और इस प्रकार से हम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या हम उसके अब्जॉर्बेंस मेज़र करते हैं और लैम्बडा मैक्स एट 380 नैनोमीटर। तो इसका लैम्बडा मैक्स जो होता है वो 380 नैनोमीटर पर होता है। तो इस प्रकार से हम लैम्बडा मैक्स डिसाइड करने के बाद हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे इन ग्राम मोल पर लीटर और उसको हम कैलकुलेट करेंगे उसकी आधार पर, सांद्रता के आधार पर हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सारी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं और ये एप्लीकेशंस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।